संजीव भाई, मैं आपके पास आता हूँ। शरद पवार जी, अजित पवार जी ने जो कहा था पिछली बार, अभी कुछ दिन पहले जो इंटरव्यू में बोला था, उन्होंने कहा था कि शरद पवार भी थे, मैं भी था, और अडानी साहब भी थे, और किस तरह से सरकार की प्लानिंग हुई। इस बार भी वो अडानी साहब अगर प्लानिंग करते हैं तो इस बार अडानी साहब की प्रतिष्ठा तो अपनी जगह है, शरद पवार की प्रतिष्ठा भी दाव पर लगी। और नारायण राणे कह रहे हैं कि शरद पवार चतुर खिलाड़ी है, कुछ भी कर सकते हैं, आ जाएंगे महायुति के साथ। क्या आपको लगता है कि शरद पवार महाविकास आघाड़ी का गठन उन्होंने ही किया था, महाविकास आघाड़ी को धोखा देंगे? और धोखा अगर देते हैं तो क्या आखिरी में अपनी छवि खराब करना चाहेंगे, अपना आखिर बिगाड़ लेना चाहेंगे शरद पवार? देखिए धनंजय जी, सवाल आपने एक ही किया लेकिन उसके ब्रांचेज कई बना दिए। तो एक ब्रांच तो ये है कि शरद पवार जिन्होंने महाविकास आघाड़ी बनाई, क्या उसको वो धोखा देंगे? तो एक तो ये है कि नहीं ही देना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पे वो ब्रेन चाइल्ड है। लेकिन शरद पवार जिस तरह के पॉलिटिशियन हैं, आमतौर पे कहा जाता है कि उनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं इसको खारिज करता हूँ। एक बार दरअसल हुआ कि उन्होंने बेहद कम विधायकों के साथ कुर्सी हासिल कर ली थी, तो उसके बाद से ये छवि बना दी गई। लेकिन उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो कभी किसी मंदिर मस्जिद में जाते हुए नहीं देखे जाएंगे किसी वोट के लिए। और दूसरा कि ये सच है कि इसके बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मदद मिल गई थी 2014 में, जब वो बाहर से मतलब समर्थन दिया था उन्होंने, लेकिन कभी भी सरकार में सांप्रदायिक दलों के साथ शामिल नहीं। तो ये सब संभावनाएं बनाता है कि वो कुछ और भी कर सकते हैं। तो जो दूसरा ब्रांच है आपके सवाल का, उसका जवाब इस तरह से भी क्यों नहीं हो सकता है जो नारायण राणे कह रहे हैं उनके लिए, कि ऐसा ही क्यों होगा कि वो महायुति में चले जाएंगे? ऐसा क्यों नहीं होगा कि भतीजे को दोबारा गले लगा लेंगे? यदि ऐसी स्थिति आई और भतीजे को खींच लिया, तो यदि बहुमत के आसपास बहुत सारे जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, उसमें आज प्रदीप जी वाला वही जो एक्सिस वाला जो है, वो झारखंड में सरकार बनवा रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी बहुमत से बहुत आगे ले जा करके महायुति का बना रहे हैं, और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनवा रहे हैं। तो उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब आसपास में हैं बहुमत के। तो यदि अजित पवार को ही क्यों नहीं लेके आ जाए? क्योंकि शरद पवार तो अपने गुगली के लिए माने जाते हैं। अब इसी गुगली से ये तीसरा ब्रांच खुलता है, वो जो कि आपका पहला सवाल था कि क्या अडानी के साथ, तो इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि वो लोग बैठे हों। देखिए, इस कहानी के 3 वर्जन आए। एक वर्जन अजित पवार का आया कि अडानी बैठे थे, एक वर्जन शरद पवार का आया कि वो अडानी वहां बैठे नहीं थे, अडानी की भूमिका थी, और हम मिलते हैं, हम लोग लोगों से मिलते हैं। और तीसरा वर्जन एक आया कि अडानी का घर या गेस्ट हाउस या क्या था। इन सब वर्जन के बीच की कहानी है वो। ये सब कुछ संभव है। शरद पवार सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हम अपने उसके हिसाब से हमने कह दिया कि अजित पवार चले जाएं। या एक वर्जन ये भी, शरद पवार के गुगली स्टाइल का ये भी हो सकता है कि अपने जितने लोगों पे तलवार मंडरा रहा था सब उनके अपने लोग थे। यदि प्रफुल्ल पटेल का इन्वेस्टमेंट हो, विदर्भ के कुछ लोगों को मैं जानता हूं जिसमें प्रफुल्ल पटेल का, या दत्ता मेघे आज भले ही कांग्रेस से लेके भाजपा तक हर जगह चले आए, लेकिन वो शरद पवार के ही सिपह सलार हैं, वर्धा वाले। तो इन सब का, सबके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को, हम तो उस वक्त भी जब हुआ था तो मुझे लगा था कि कहीं फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं सेव हो गया। अब तो ईडी सीबीआई कुछ नहीं करेगी। अब जो हम लोगों के जो मस्तिष्क का बुनावट है और नेताओं के जो मस्तिष्क का बुनावट है, उसमें फर्क होता है। फर्क ये है कि वो इतना नहीं सोचेंगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्या नैतिकता है और क्या अनैतिकता है। धनंजय, कल सबसे पहले सत्ता का प्रसंग होगा, अडानी का प्रसंग नहीं होगा कि अडानी के ऊपर वहां क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अडानी की भूमिका जिस तरफ, यदि सत्ता के लिए यदि शरद पवार के पास जाया जाएगा और कहा जाएगा कि आप हम महाविकास आघाड़ी की मदद कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या दिक्कत है? और पॉलिटिशियंस जो हैं, खुला खेल था। हम सब आप जानते हैं कि 74 और 77 के दौरान
गोयनका की क्या भूमिका थी। छुपा हुआ खेल था जो शराब के व्यवसायी थे बाली, और उस समय किस तरह इंदिरा गांधी, राजीव गांधी परिवार के साथ उनके क्या रिश्ते थे और किस तरह से राजनारायण जी को बाजप्ता उसमें बाली की क्या भूमिका थी राजनारायण जी को संजय ये गांधी से मिलवाने में, और आगे चल करके फिर बाली की और भी भूमिकाएं बनती हैं राजीव गांधी को संघ के साथ ले जाने में। तो पॉलिटिशियंस की भूमिका होगी ही होगी। वो ब्रॉडर सेंस में मैं नहीं कह रहा हूं कि पूंजी डिसाइड करती है, पूंजी पॉलिटिकल ये डिसाइड करती है और उसके फिर दूसरी बात होने लगती है कि यदि कॉर्पोरेट डिसाइड कर रहा है तो क्रोनिक कैपिटलिज्म ना, उस दिशा में मैं नहीं जा रहा। सामान्यतः ये चीजें होती हैं। तो इस लिहाज से ये कल इसकी संभावनाएं बहुत हैं। जो विनय जी ने बहुत दो टूक कहा कि अडानी को तो सक्रिय होना पड़ेगा, मजबूरी में होना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में वो सरकार उसके अनुकूल, उनके अनुकूल बने, वो उनके अनुकूल बनेगा। और पहला अनुकूल तो निश्चित तौर पे यही है, नरेंद्र मोदी है। नंबर 1 टिक तो नरेंद्र मोदी के ऊपर होगा, वो उनके साथ जी जान लगा देंगे। आप तो देख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये दोनों घूमते हैं, गुयाना या गुयाना में भी हो गया, सेटिंग हो गई, वहां पोर्ट बन रहा है। छोटे छोटे द्वीप खोजते हैं। केन्या वालों ने कल कैंसिल किया। गैस और तेल दोनों मिल गया है ना, तो काम हो गया शुरू। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से पाइप गुजार दे सर, तो वो एक तो ऐसा खोजेगा, दूसरा वो फिर नंबर 2 टिक शरद पवार है। और आज तक आपने देखा होगा कि अडानी को कभी भी शरद पवार ने विषय नहीं माना। इवन ठीक चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी अडानी के बारे में बोल रहे थे तो शरद पवार की लाइन अलग थी। अभी इस चुनाव में अच्छा एकदम अलग थी। तो ये सब कुछ संभावनाएं हैं। कल की सुबह 12:30 बजे वाली जो जलेबी है, वो देखिए सुबह हम कहीं जाते नहीं, लेकिन जो लोग बुला रहे हमने 11 बजे से शुरू किया है, क्योंकि हमको जलेबी छानते वक्त जाना है कि जब वो जिस तरह नहीं। लेकिन एक और परत खोलिए आप थोड़े में, फिर मैं आता हूँ संदीप भाई के पास, कि आपने जो कहा कि शरद पवार अडानी पे चर्चा नहीं करते हैं, उसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, शरद पवार की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो देखिए, वो न कॉर्पोरेट के खिलाफ है, न पूंजी के खिलाफ है, बल्कि वो तो और महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव क्रांति के जनक हैं। उनका तो देखिए यही तो शरद पवार है। शरद पवार इसीलिए मैच्योर पॉलिटिशियन है। संजीव जी, जो बड़ा खेल कोऑपरेटिव का है और जिसकी वजह से शरद पवार की शायद गर्दन पकड़ी गई, क्योंकि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो है अमित शाह के पास था, वो ये है कि किसानों को जो कम इंटरेस्ट पे जो पैसा मिलना था वो पैसा इंडस्ट्री को दिया गया, और वो डिफरेंस जो है उसका इस्तेमाल किया गया। ये खेल जो अमित शाह इसके नए खिलाड़ी हैं। गुजरात का पूरा खेल कोऑपरेटिव का खेल है। एक नया वाला बंदा जो है इफ्को में जो चुन करके आया, वो पहले अमित शाह लॉबी का हुआ करता था, उसके बाद उनको ये करते हुए और अब एक चुनौती मिली वहां। लेकिन कोऑपरेटिव और एक चीज, यदि बीजेपी कल के चुनाव को अपने फेवर में लाने में सक्षम होती है महाराष्ट्र में, तो उसमें कोऑपरेटिव की बड़ी भूमिका होने वाली है। उसमें अमित शाह और अमित शाह उसके बड़े खिलाड़ी हैं, बिल्कुल उसी के हिसाब से। छोटे छोटे जातियों के नाम पे कोऑपरेटिव बना दिए गए सर। अब धनगर कोऑपरेटिव, आपको कोमती का कोऑपरेटिव, तो आदिवासियों को, ओबीसी खास करके समूहों को जब सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है, 50-50 करोड़ का कोऑपरेटिव बनाया गया है। तो वो जो तो शरद पवार उस खेल के खिलाड़ी हैं। तो शरद पवार ऐसे ब्लो नहीं करते हैं, ब्ला नहीं करते। मैं नाम नहीं लूंगा, ब्ला जो आप समझ सकते हैं, उससे बचना चाहिए बड़े नेताओं को। पार्टी में सिर्फ आप ही नहीं है, जो इतने बड़े स्ट्रक्चर की पार्टी है, फिर ना एकदम बिना नाम लिए मैं बोल रहा हूं, अब मुझे लगता है दर्शक भी समझेंगे, आप भी समझेंगे, इतने बड़े स्ट्रक्चर की पार्टी है, सारे विषय पे आप ही क्यों बोलते हैं? और भी लोग हैं, और भी लोग बात करेंगे। तो शरद पवार इस लिहाज से मैच्योर पॉलिटिशियन है, उसे पता है कि क्या होना है। तो इसलिए एक बार भी अडानी के बारे में उन्होंने, संजीव जी, शरद पवार ऐसे पॉलिटिशियन है जो स्कूल टाइम से पॉलिटिक्स करते रहे। उनकी माता जी 1929 शरद पवार हो, विनय जी शरद पवार हो, लालू प्रसाद हो, मुलायम सिंह हुआ करते थे, शरद यादव हुआ, इन सब के दरवाजे से नैरेटिव लौट जाते हैं पीछे।
शरद यादव जब चुनाव हार के आए तो मैंने उनसे एक सवाल किया, लेकिन नैरेटिव के खिलाफ कैसे इनका मस्तिष्क काम करता। तभी नेता वही होता है जो नैरेटिव के पार जाए, तो वो नेतृत्व दे पाता है। तो शरद यादव से पूछा कि क्या आपके जो है हार में क्या ईवीएम की भूमिका थी, तो उन्होंने सीधा कहा कोई ईवीएम की भूमिका नहीं थी, पप्पू यादव। तो पॉलिटिशियन तो ऐसे बात करता है, पॉलिटिशियन ऐसे चीजों को समझता है नैरेटिव के पार। आप नैरेटिव में फंस गए तो आप पॉलिटिशियन नहीं हो सकते। धन्यवाद।